गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर में क्लाइमेट चैप्टर यानी जलवायु वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। और जलवायु वाले चैप्टर में हम लोगों ने कल दो कुछ चीजें देख ली थी कि वो जलवायु जो है उसको क्या स्थिति बनती है नहीं बनती है। हमने वो चीजें लिखी है, वहां पे विशेषता लिख ली थी, कुछ ऋतुओं के यानी डे के बारे में बात कर ली, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। आज हम बात करेंगे कुछ अलग चीजें। नेक्स्ट लाइन को लिखना, एक बार जहां छोटा वहां से आगे लाइन लिखो, जहां छोटा वहां से लिख रहा है लिखना लाइन को। राजस्थान की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु, नंबर 3 शीत ऋतु। अगर इनका टाइम ड्यूरेशन देखो आप लोग, तो ग्रीष्म ऋतु जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु जो मिलेगी वो मिलेगी आपको मध्य जून से सितंबर। और शीत ऋतु जो मिलेगी वो मिलेगी आपको सितंबर छोड़ दें, अक्टूबर से फरवरी। फिर हुआ क्या, ये जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु की IMD जो मैं कल बता चुका हूं, IMD कार्यालय मुख्यालय जो था वो था पुणे, या लिख लिया हमने पूना। IMD कार्यालय पुणे ने दो भागों में बांटा, यानी शीत ऋतु को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। वो बांटा किसने था? IMD कार्यालय ने दो भागों में बांटा। और IMD कार्यालय कहां था? वो पुणे वाले ने बांटा। अब इसके जो दो भाग रहे हैं वो दो भाग है कौन से, ये आपको थोड़ा सा देखना। यहां से एक प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में, तो आप लोग इस प्रश्न को गलत करने की कोशिश ना करें। इसके जो दो भाग हैं, एक भाग मानसून प्रत्यावर्तन काल, या इसी को लिखते हैं लौटता हुआ मानसून, या इसी को लिखते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। सारे नाम इसी के, इस बात को याद रखना है। और इधर लिखा जाता है मुख्य शीत ऋतु। दो पार्ट इसके ये है, मुख्य शीत ऋतु। अब इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें कि किसका टाइम पीरियड क्या था, बात करें इस मुख्य शीत ऋतु का टाइम पीरियड जो था वो है आपका जनवरी फरवरी। और इधर अगर देखें मानसून प्रत्यावर्तन काल का टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड था आपके पास अक्टूबर से दिसंबर, या अक्टूबर से दिसंबर है। अरे भाई हट जाने, अच्छा उधर से बैठिए क्या। जनवरी फरवरी ये मुख्य शीत ऋतु, और इधर अक्टूबर दिसंबर। इसको लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे, एक एक को बात करेंगे। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मानसून प्रत्यावर्तन काल क्या नहीं है वो बात चीजें बात में दिखेंगे, है ना। अभी केवल इतना सा एक बार देखना है, इसको लिख लें फटाफट, आगे कुछ लिखवाना चाह रहा हूं मैं। हो गया। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। टाइम पीरियड हमारे पास ऑलरेडी लिखा है, ये कब से कब तक है नहीं है वो सारी चीज वहां पर लिख लिया।
तो हम यहां से इसको सीधा सीधा देखने की कोशिश करेंगे। इस ग्रीष्म ऋतु में हमें पढ़ना है क्या, चाहिए कुछ क्या है वो देखना है। आप लोग एक लाइन पढ़ते हैं कि राजस्थान में इस ऋतु में अधिकतम तापमान, राजस्थान में अधिकतम तापमान इस ऋतु में कितना हो जाता है, अधिकतम तापमान। तो वो तापमान होता है आपका 44 से 48 डिग्री सेल्सियस तक, इतना हो जाता है 44 से 48 तक। फिर हम अगर बात करें इसी ऋतु की बात करें तो राज्य में वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर वर्ष भर में ताप का अंतर कितना आता है ये कहना चाह रहा हूं। वर्ष भर का वार्षिक तापांतर बात करते हैं तो वार्षिक तापांतर आता है इसमें आपके 14 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक, सेल्सियस 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से एक प्रश्न है जो आपको याद रखना चाहिए कि वार्षिक तापांतर है, दो कंडीशन बनता है, ये वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहां होता है और वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहां होता है। वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां है राजस्थान में और न्यूनतम कहां, एक ये प्रश्न है। तो आप लोग वर्ष भर के ताप में अंतर सबसे ज्यादा कहां आता है ये कहना चाह रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर जो आता है वो सर्वाधिक अंतर आता है आपके कौन से जिले में, चूरू जिले में, क्योंकि राजस्थान का चूरू सबसे ठंडा जिला भी है और सबसे गर्म जिला, इसलिए चूरू में आता है। और जैसे इधर न्यूनतम आएगा तो इसका न्यूनतम का उत्तर होता है आपका क्या, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर। ये तो वार्षिक की बात करता है इस तरह से होता है। लेकिन अगर दैनिक तापांतर की बात करें पर डे, यानी दैनिक तापांतर की स्थिति हम लोग देखेंगे कि दैनिक तापांतर कहां होता है सर्वाधिक, दैनिक तापांतर यानी पर डे टेम्परेचर में वेरिएशन कहां आता है। और ये दैनिक तापांतर में वही कहानी कि आपका एक तो सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है। इस बात को भी याद रखना, न्यूनतम में इसमें भी उत्तर डूंगरपुर ही आएगा, क्या आएगा, लेकिन इधर सर्वाधिक दैनिक में आती है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जैसलमेर। यानी जैसलमेर में रोज रेत ज्यादा गर्म होती है और ज्यादा ठंडी हो जाती है। साल भर में सबसे ज्यादा गर्म चूरू है और सबसे ठंडा भी चूरू है। पर डे का पूछे सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर का और पर वार्षिक सर्वाधिक तापांतर चूरू का। ये प्रश्न देखना थोड़ा सा इस कंडीशन से आता है, एक बार इतना से लिखे फिर आगे ले चलता हूं। हो गया, एक बहुत बेसिक सा प्रश्न आता है जो सब लोग जानते हैं और उस बेसिक में ही उसको याद रखना, रामायण में उसको पढ़ना भी नहीं है। रामायण उसमें बहुत सारी, लेकिन हम उसको नहीं जाना चाह रहे, मैं उसमें ले जा भी नहीं चाह रहा, आप लोगों में ले जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसमें आप लोग गए नहीं, आप खुद उलझ जाएंगे। सूर्य की किरणें, उलझना नहीं, रामायण में बिल्कुल भी नहीं उलझना है, सिंपल सा थ्योरी याद रखनी है। आप पढ़ते हो सीधी या लंबवत, और एक पढ़ते हो आप लोग तिरछी, यही सब याद रखना, कुछ नहीं उलझना है। बहुत सारे रामायण है, उस रामायण में नहीं जाना। सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है आप लोग पढ़ते हो, एक आंसर पढ़ा होगा आप लोगों ने, बांसवाड़ा, क्या पढ़ा है, बांसवाड़ा। और तिरछी पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा एक लाइन को, श्री गंगानगर। बस यही रखना, बाकी इसमें है बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट है कि बांसवाड़ा में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा कब होता है, गंगानगर कब होता है, बड़ा होता है, वो आपको नहीं उलझना, ठीक है। आपको ऐसा प्रश्न वहां से नहीं पूछेगा, कंसेप्ट नहीं है आप लोगों के लिए। हो गया,
फिर एक प्रश्न है जो सबको आता होगा, सबसे गर्म स्थान, फिर सबसे गर्म जिला और फिर सबसे गर्म माह। बताओ जल्दी जल्दी क्या उत्तर होना चाहिए। फलोदी, ठीक है। हाँ, चूरू और महा जो। अब बहुत सारे लोग ये स्थान कोई फलोदी बता रहे, जिले को भी फलोदी बता रहे। इस बात को याद रखो, फलोदी पूरा एरिया है, पूरा जिला है, लेकिन पर्टिकुलर गर्म जो जगह है वो फलोदी की ही है। ऐसा नहीं कि फलोदी पूरा जिला गर्म हो गया, नहीं, वो जगह फलोदी ही रहेगी। जिला कौन सा रहेगा, चूरू रहेगा, इस बात को याद रखना है। और महीना पूछेगा क्या रहेगा, जो। अब देखो एक आगे चीज चलता है। इस ग्रीष्म ऋतु में एक शब्द आता है लू, सुना है नाम सबने? लू किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। 4 प्रश्न पढ़ रहे हैं। लू किसे कहते हैं, लू किस दिशा में चलती है, और लू से सर्वाधिक प्रभावित एरिया कौन सा है। और एक प्रश्न ये आता है कि जो लू है उसके चलने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। लू चलने का कारण कोई बता सकता है क्या, क्यों चलती लू? मरुस्थल और कोई? लू चलने का कारण। और कभी शायद में मेरे जैसा एग्जाम में देख पूछे कि लू जो चलती है उसमें हवाएं चलती है क्षैतिज लंबवत इस तरह से, तो क्या उत्तर होगा? क्षैतिज, आड़ी चलती हवाएं। लू है क्या, तो इस बात को याद रखना। लू किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि लू क्या है, तो इस बात को याद रखना। लू क्या है, लू गर्म व शुष्क हवा है। कैसी है? गर्म भी है और शुष्क भी है, केवल गर्म नहीं बताना है। लू क्या है, तो गर्म व शुष्क हवा है। चलती कहां है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहां प्रभावित करती है, तो इसका उत्तर का पश्चिमी राजस्थान में। कहां होती है? पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक प्रभावित इलाका भी वही होगा, पश्चिमी राजस्थान। चलती भी वही है, प्रभावित इलाका भी वही होगा, पश्चिमी राजस्थान। फिर हम इसको देखें थोड़ा सा और, कलर थोड़ा सा और लाइट लें क्या कुछ। चल पश्चिमी राजस्थान में चलती है, और चलती किधर से है, किधर से है, तो याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और नहीं, ठीक है ना, और चलती लिखा है। लू चलने का प्रमुख कारण है, किसी के पास उत्तर? लू चलने का प्रमुख कारण, रीजन क्या है? तो प्रमुख कारण क्या है, भूगोल की भाषा में एक क्रिया आती है, उस क्रिया को कहा जाता है अभिवहन की क्रिया। क्या बोलते हैं? अभिवहन। क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, एडवेकेशन, ADVECTION, अभिवहन की क्रिया। इस अभिवहन की क्रिया के कारण ही लू चलती है, इस बात को याद रखना है। और इस अभिवहन की क्रिया में हवा कैसी चलती है, तो याद रखना हवा क्षैतिज रूप में चलती है, आड़ी टेढ़ी चलती है क्षैतिज रूप में। और क्षैतिज रूप का मतलब यह है कि या तो हवा ऐसे चल रही होगी या फिर हवा ऐसे चल रही होगी, इसको कहते हैं क्षैतिज रूप। ये ऊपर वाले सारे प्रश्न आ चुके हैं, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, ठीक है, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, बाकी सब कुछ आ चुका है। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रश्न आए हैं तो इसमें से एक ये प्रश्न बचने की गुंजाइश है। हो गया? अब देखो थोड़ा सा और आगे चलता है। एक क्वेश्चन है क्या, भूत, हाँ बबुल्या, बबुल्या, भूताल्या, बगुल्या, बगुल्या, और अपने गांव की भाषा में कहते हैं भूत। ये क्या, नहीं लिखना, नहीं लिखना, वेट करना, नहीं लिखना, इसको अलग से नहीं लिखना है। क्या होता है ये पता है क्या? हाँ है चक्रवात, गोल गोल घूम कर चलता है। तो मैं एक प्रश्न पूछी, इसके चलने का सबसे प्रमुख कारण क्या है?
एनी आइडिया रीजन? RS 2018 का प्रश्न था ये, और उसके बाद तो कट कॉपी पेस्ट हो गए, बहुत सारी जगह आ चुका है, बहुत सारी जगह आ गया। और वहां पर उसने क्या करा, एग्जामिनर ने 1 2 3 4 कोड बनाए, फिर नीचे पूछा केवल एक राइट है, एक दो राइट है, 3 4 राइट है, या सभी राइट है, इस तरह से। किसी को पता है क्या? सबने पटाखा भूत पढ़ा है, सबने फिर पढ़ा है लाइन को कि सर्वाधिक गांधिया गंगानगर में आती है, हनुमानगढ़ में आती है, जैसलमेर में आती है, बाड़मेर बीकानेर में आती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि संवहनिक धाराएं जो है, संवहनिक धाराओं के कारण ये भूत आता है, संवहनिक धाराएं। अब हमारी समस्या एक संवहनिक धारा होती क्या, ये हमारे को नहीं आता। देसी जुगाड़ में याद रखो, पूरी पृथ्वी गर्म हो गई, गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में उसको पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी ठंडा स्थान मिला, तो ठंडा स्थान हम एक लाइन पढ़ते हैं, उच्च दाब का केंद्र होता है, और गर्म स्थान निम्न दाब का केंद्र होता है। और हमने एक लाइन पढ़ी है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, तो चारों तरफ गर्म निम्न दाब का केंद्र, और बीच में थोड़ा सा कहीं पर ठंडा उच्च दाब का केंद्र। तो उच्च दाब वाली हवाएं जो है वो गोल गोल घूमते हुए किधर जानी चाहिए, बाहर की तरफ, और सब तरफ गर्म ही गर्म है, इसका मतलब बाहर निकलना, इसलिए वो हवाएं कैसे चलती है, हमेशा आप लोग देखते हो गोल गोल चलती है और ऊपर उठती रहती है। और भी देसी जुगाड़ में संबंधी धारा नहीं याद, और बताओ। रोटी बनाते हम लोग, तवा गर्म होता है, थोड़ा गर्म हुआ काम नहीं चलता, पूरा गर्म करते फिर रोटी डाल देते हो, रोटी डालने के बाद पहली परत सेकने के बाद फिर दूसरी परत सेकते हो, फिर तीसरी परत डालते हो, फिर उसको फुलाने की बारी आती है। तो जब उसको फुलाना होता है तो आप उसके साथ किसी का न किसी का संपर्क करवाते हो, या तो आपने हाथ का प्रेशर डालते हो, या कपड़ा लगाते हो, या फिर रोटी लगाते हो। किया क्या आपने, वो तवे में थे वो बहुत गर्म, बाद में जो संपर्क करवाया किसका, ठंडा, और गर्म और ठंडे दोनों का संपर्क हुआ, वो रोटी फूल गई। वही तो कहानी संवहनिक धाराएं, कि गर्म और ठंडा हुआ, वो हवाएं गोल गोल घूम के ऊपर उठ गई, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। और लू चलने का, हवा चलने, ये बबूला भूत आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, संवहनिक धाराएं, यानी धूल भरी आंधी जो चलती है, इसका सबसे प्रमुख कारण कोई है, क्या उत्तर होगा, संवहनिक धारा। कॉन्वेंस लिखते हैं इसको, मैं लिखवा दूंगा लाइन को, लिखो लाइन को, नेक्स्ट लाइन से लिखना है। मई जून के महीने में, मई जून के महीने में पृथ्वी का भूभाग, पृथ्वी का भूभाग तप्त तवे के समान, तप्त तवे के समान, तप्त तवे के समान गर्म हो जाता है, तप्त तवे के समान गर्म हो जाता है, तब वायुमंडल में, तब वायुमंडल में कहीं कहीं, तब वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की, वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं, संवहनिक धाराओं, और क्वेश्चन में लिखना चाहो इंग्लिश शब्द लिख लो, कन्वेंशनल लिखते हैं इसको, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, संवहनिक धाराएं कन्वेंशनल की उत्पत्ति हो जाती है, की उत्पत्ति हो जाती है, की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण वायु भंवर उत्पन्न होता है, या वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वायु भंवर, वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में, वायु भंवर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में, नाम लिखे वो लिखने सारे नाम, स्थानीय भाषा में बबुलिया, भूतलिया, भूत, बबुलिया सब कहते हैं। स्थानीय भाषा में भूतलिया, बबुलिया,
बगुलिया भूत कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। जब इन वायु भंवरों का संपर्क, जब इन वायु भंवरों का संपर्क जब इन वायु भंवरों का संपर्क चक्रवाती तूफानों से, जब इन वायु भंवरों का संपर्क चक्रवाती तूफानों से हो जाता है, चक्रवाती तूफानों से हो जाता है, तो धूल भरी आंधियां, चक्रवाती तूफानों से हो जाता है तो धूल भरी आंधियां, धूल भरी आंधियां, धूल भरी आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। इन आंधियों की गति, इन आंधियों की गति 120 से, इन आंधियों की गति 120 से 140 किलोमीटर, 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां क्रमशः, सर्वाधिक आंधियां क्रमशः श्री गंगानगर, सर्वाधिक आंधियां क्रमशः श्री गंगानगर 27 दिन, ये एवरेज है, डे एवरेज काउंट किए हुए, इस बात को याद रखना। श्री गंगानगर 27 दिन, हनुमानगढ़ 24 दिन, हनुमानगढ़ 24 दिन, बीकानेर 18 दिन, बीकानेर 18 दिन, जैसलमेर 16 दिन, जैसलमेर 16 दिन, बाड़मेर 13 दिन, बाड़मेर 13 दिन, जोधपुर 9 दिन, जोधपुर 9 दिन, अजमेर व झालावाड़ में, अजमेर व झालावाड़ में 3-3 दिन आंधियां आती हैं, अजमेर व झालावाड़ में 3-3 दिन आंधियां आती हैं, 3-3 दिन आंधियां आती हैं, 3-3 दिन आंधियां आती है। एक अच्छा है, इस बात को याद रखना, अगर हम इस राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से मैप है, इधर से इधर आओगे तो इधर आंधियां आपको अधिक देखने को मिल रही है, आंधियां अधिक, और इधर देख रहे हो तो आंधियां आपको कम देखने को मिल रही है, यानी उत्तर से दक्षिण या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में कमी होती जा रही है, यानी वो अवरोही क्रम बनता जा रहा है, अवरोही क्रम। और भी अगर ये देखो तो पिछले कुछ सालों में तो आंधी आई नहीं है, कोरोना काल से पहले देखा होगा आप लोगों ने, 2020 में तो कोरोना गया था, हमारा 2019 के आसपास आप लोगों ने देखा हो तो शादी ब्याह का सीजन था और मारवाड़ की धरती पे लोग जाते थे, हवा चलती थी, लोगों के थे टेंट पकड़ने के लिए पहला कि हमारे को टेंट पकड़वा दिए, शादी वाला शादी वाला टेंट पकड़ रहा है, और जब कोरोना काल आया तो फिर वो तूफान आया, देख रहे इस बार मनक ही कहां चले गए, टेंट ही नहीं पकड़ रहा कोई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम राजस्थान में बड़ी धूल भरी आंधी नहीं आई है, उसके रीजन क्या है?
कुछ वर्षों में आंधी नहीं आई है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में हवा की गति आधी हो गई है, उत्तरी गोलार्ध में हवा की गति आधी हो गई। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि हो गई, और जनसंख्या वृद्धि है तो पास पास मकान बनाएंगे, हवा को रोकेंगे। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो गई है, पशुधन में वृद्धि हो गई है। ये सभी रीजन है। तो पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी नहीं चली है, उसके रीजन है। नीचे लाइन को लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो, पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में, पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में कोई बड़ा धूल भरा, कोई बड़ा धूल भरा तूफान नहीं आया है, कोई बड़ा धूल भरा तूफान नहीं आया है, धूल भरा तूफान नहीं आया है, जिसके प्रमुख कारण, जिसके प्रमुख कारण, नंबर 1 लिखो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा लिखो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हवा की गति धीमी, हवा की गति धीमी। नेक्स्ट, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि। नेक्स्ट, पशुधन में वृद्धि, पशुधन में वृद्धि। ठीक है, ये सारे रीजन रहे हैं जो हमारे को नहीं पूछते हैं, कभी आ जाए तो याद रखना। बाकी बहुत डेप्थ गहराई का प्रश्न है, कहीं आए तो अखबार का प्रश्न है, किसी किताब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना, किसी किताब नहीं मिलेगा। ठीक है, ढूंढोगे तभी मिलेगा, कांची की वेबसाइट पे जरूर मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक लाइन हेडिंग डालो, अगले लाइन से लिखो, अगले लाइन से लिखना है, लिखो एक लाइन को, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते भारत में, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते भारत में प्री मानसून की वर्षा, प्री मानसून की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, प्री मानसून की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने कई नाम सुना होगा, देखो आम्रवर्षा सुना है क्या नाम? आम्रवर्षा सुना होगा, आपने सुना होगा एक कहवा या कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, या फिर इसी को एक नाम और दे दूं, आपने पढ़ा होगा फूलों की वर्षा, पढ़ा होगा, कहवा, कॉफी, चेरी ब्लॉसम, फूलों की वर्षा। लिखना नहीं है, वेट करना है। फिर आपने कहीं पढ़ा होगा चाय वर्षा, चाय वर्षा। कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने दोंगड़ा वर्षा, कहीं आपने पढ़ा होगा एक काल बैसाखी, या इसको ऑब्लिक करके लिखो नार्वेस्टर, सुना ऐसे ना? ये ऐसे हैं कि प्री मानसून की वर्षा है, जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब इसको आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? यह आम की खेती को जल्दी पका देती, आम को जल्दी पकाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? आम्र वर्षा। होती किधर है? तो केरल में और कर्नाटका में। कहां पर होती है? केरल कर्नाटक में। आप लोग देखो, आपने इधर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है मार्च में, बाजार में आप पके हुए आम देख लेते हो,
पर जब पके हुआ अप्रैल में देख लो, और अपने इधर आम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर कैरी भी नहीं आती, मोड़ आते जब बाजार में आम आ जाते हैं, वो आम आते कहां से ही, इन स्टेट ऑफ। कॉफी कहवे चेरी ब्लॉसम ये कहां पड़ती है, तो ये केरल और तमिलनाडु में होती है। कॉफी के जो बागान होते हैं उनके लिए लाभदायक होती है, इसलिए तो केरल तमिलनाडु में पड़ता है। और बहुत कम लोग जानते होंगे कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं, कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं। और दुनिया में एकमात्र ऐसा सीईओ आया है अभी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका सीईओ जो है वो रोजाना लगभग 600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर एग्जैक्ट आइडिया नहीं, वो ऑफिस जो जाएगा वो ऑफिस एरोप्लेन से जाएगा, एरोप्लेन से ऑफिस जाएगा। और वो ऑफिस एरोप्लेन से जा रहा वो सीईओ है किसका है, स्टारबक्स कंपनी का है। किसका है? और स्टारबक्स कंपनी क्या बनाती है? कॉफी। उसका सीईओ रोज एरोप्लेन से जाएगा। सोच सकते हो आप? कॉफी तो महंगी है ना, वो नौकरी जाएगा ना, नौकरी, तो एरोप्लेन में जाएगा रोज, है ना। जिनिस मैंने अतिरिक्त लेते अपन के 15 रुपया लागे, है ना। पाउडर कदर ना के अतरो पगड़ी महंगी आवे, मेहनत घनी करनी पड़े। सेम कहानी आपने उसको देखा होगा, केसर। केसर जम्मू कश्मीर में जब भिड़नी पड़ती है, 1 किलो केसर इकट्ठे करने में लोगों को साल भर लग जाता है। एक एक पत्ता है वो जाता है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है बड़ा मुश्किल से। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा कश्मीर की केसर की क्या लिया, खेती होती कश्मीर में, बड़ा मुश्किल है मामला, उसको शीतकाल से कैसे बचाना, करना वो सारी चीजें। तो ये कहानी है। चाय वर्षा कहां होती है? आसाम में चाय की खेती को नुकसान लाभ देती है, ठीक है। डोंगरा वर्षा होती है राजस्थान में। अपने इंपॉर्टेंट कौन सी है कि राजस्थान में प्री मानसून की वर्षा क्या कहलाती है? डोंगरा वर्षा। काल वैसाखी नार्वेस्टर क्या है? बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली सायकालिक तेज वर्षा युक्त पवने, जिसे पटसन और आपका जो खेती है चाय, उनको नुकसान पहुंच देती है, तो उसको क्या कहते हैं? काल वैसाख कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। और इसी सायकाल चलने वाली जो पवने हैं उसको आसाम में कहते हैं बारदोली चिड़ा। क्या बोलते हैं उधर? आसाम में इसको कहते हैं बारदोली चिड़ा, और पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं काल वैसाखी। अमूमन अधिकांश प्रश्न ये आता है भारत के संदर्भ। काल वैसाखी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में। कब चलती है? तो बैसाख के महीने में सायकाल तेज वर्षा युक्त पवने। सबसे पहले लिखना आपको आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, थोड़ा स्पीड से लिखना, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा लिखो इसके अंदर। केरल कर्नाटक राज्यों में, केरल कर्नाटक राज्यों में, केरल कर्नाटक राज्यों में, केरल कर्नाटक राज्यों में आम की खेती के लिए लाभदायक, आम की खेती के लिए लाभदायक, केरल कर्नाटक राज्यों में आम की खेती के लिए लाभदायक। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन ये लिखो, कहवा, कॉफी या चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा। लिखे इसमें लाइन को, कहवा, कॉफी, चेरी ब्लॉसम, फूलों की वर्षा, इसके अंदर लिखना है। केरल तमिलनाडु राज्यों में, केरल तमिलनाडु राज्यों में कॉफी के बागानों के लिए लाभदायक, केरल तमिलनाडु राज्यों में कॉफी के बागानों के लिए लाभदायक, कॉफी के बागानों के लिए लाभदायक। लिखे चाय वर्षा, चाय वर्षा सिर्फ आसाम में, आसाम में चाय की खेती के लिए लाभदायक, चाय की खेती के लिए लाभदायक। लिखे डोंगरा वर्षा, डोंगरा, डोंगरा वर्षा। लिखे इसमें राजस्थान में, राजस्थान में प्री मानसून वर्षा, राजस्थान में प्री मानसून वर्षा, राजस्थान में प्री मानसून वर्षा। लिखे काल बैसाखी या नार्वेस्टर,
कालवैसाखी या नार्वेस्टर, कालवैसाखी या नार्वेस्टर, कालवैसाखी या नार्वेस्टर लिखना इसमें। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सायकाल, पश्चिम बंगाल में सायकाल चलने वाली तेज वर्षायुक्त पवनें, तेज वर्षायुक्त पवनें, तेज वर्षायुक्त पवनें जो पटसन, जिसको क्वेश्चन में झूठ भी लिख सकते हैं आप लोग, पटसन व चाय की खेती को, पटसन व चाय की खेती को नुकसान पहुंचाती हैं, चाय की खेती को नुकसान पहुंचाती हैं। ये हवाएं बैसाख के महीने में चलती है। हिंदी महीना आता है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ है ना, बैसाख के महीने में चलती हैं। नीचे एक नोट डालकर लाइन लिखो, इन्हीं पवनों को, इन्हीं नोट के दो बिंदु लिखने, पहला बिंदु लिखो एक बार, इन्हीं पवनों को आसाम में, आसाम में बारदोली चिड़ा कहते हैं। इन्हीं पवनों को आसाम में बारदोली चिड़ा कहते हैं। बारदोली चिड़ा ये लिखा है, बारदोली चिड़ा कहते हैं। नोट का सेकंड बिंदु लिखो, नोट का सेकंड बिंदु, काल वैसाखी पवनों की उत्पत्ति, काल वैसाखी पवनों की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार में होती है। काल वैसाखी पवनों की उत्पत्ति, काल वैसाखी पवनों की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार में होती है। छोटा नागपुर पठार में होती है। नेक्स्ट लाइन, एक और बिंदु लिख लो, एक और बिंदु लिखो, विश्व में नार्वेस्टर पवने, विश्व में नार्वेस्टर पवने, विश्व में नार्वेस्टर पवने न्यूजीलैंड में चलती हैं। विश्व में नार्वेस्टर पवने न्यूजीलैंड में चलती हैं। विश्व में नार्वेस्टर पवने न्यूजीलैंड में चलती है। ये ग्रीष्म ऋतु चैप्टर अप्रोच, ठीक है। हो ग्रीष्म ऋतु इतना पढ़ लिया, बहुत हो गया। हाँ नहीं, जलवायु इतनी कहाँ कंप्लीट हो जाएगी। कल एक पढ़ेंगे हम वर्षा ऋतु, और हो सकता है साथ में शीत ऋतु भी चालू हो जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आना, कोई किताब पढ़ना हो तो हम कल बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।